हेलो फ्रेंड्स, आपने पहले वीडियो में गरीबी के निर्देशक पढ़े थे, जिसमें से कुछ बाकी थे। तो जिसमें बाकी रहा है आवास, बिजली का उपभोग, शिक्षा। तो सबसे पहले देखेंगे आप आवास का अभाव। आवास की मूलभूत आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मकानों की अभी तंगी है, जो गरीबी का निर्देशक है। 7 करोड़ लोग भारत में अभी भी खतरनाक मकानों में रहते हैं। तो ये क्या हो गई, भारत में आवास की कमी हो गई, जो किसको निर्देशित करती है, गरीबी को निर्देशित करती है। नेक्स्ट है बिजली का उपभोग या उपयोग। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बिजली की सुविधा महत्वपूर्ण है। भारत में बिजली का उपयोग करने वाला बड़ा वर्ग है, फिर भी बहुत लोग कम प्रति व्यक्ति आय होने की वजह से प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग बहुत कम करते हैं। इस प्रकार बिजली का अभाव गरीबी का एक निर्देशक है। फिर है नेक्स्ट शिक्षा, मतलब कि साक्षरता का अभाव। विश्व बैंक के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र व्यक्ति पढ़ और लिख सके तो उसे साक्षरता कहा जाता है। मतलब कि 15 वर्ष या उससे ज़्यादा पढ़ा होना चाहिए। साक्षरता के अभाव में अकुशल श्रमिकों का प्रमाण बढ़ता है, जिससे उत्पादकता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। वेतन कम होता है, जिससे गरीबी का प्रमाण बढ़ता है। वर्ष 2011 में ब्राज़ील में साक्षरता 91% थी, जबकि भारत में 74.04% थी। नेपाल में 60% और पाकिस्तान में 55% साक्षरता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, गरीबी का निर्देशक तो है आय का असमान वितरण। गरीबी का मुख्य कारण है आय का असमान वितरण। वर्ष 2012 में भारत में 1% जनसंख्या के पास 12.6% राष्ट्रीय आय का हिस्सा प्राप्त होता है, जो गरीबी का एक निर्देशक है। बेरोजगारी की ऊंची दर। प्रवर्तमान वेतन दरों पर काम करने की शक्ति और इच्छा होने के बाद भी काम न मिले तो उसे बेकारी कहा जाता है। भारत में वर्ष 2011 में 9% बेरोजगारी की दर है, जो गरीबी को निर्देशित करती है। तो इस प्रकार गरीबी को निर्देशित करने वाले टॉपिक हमने पढ़ लिए। अभी आप देखोगे कि आय और संपत्ति का असमान वितरण, तो ये भी आपने पढ़ लिया। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे गरीबी के कारण, मतलब कि गरीबी किन कारणों से उत्पन्न होती है। देखिए, किसी भी समस्या के श्रेष्ठ समाधान या निदान हेतु उस समस्या के कारणों को जानकर उसे दूर करने के उपाय करने चाहिए। गरीबी की समस्या के निदान के लिए सबसे पहले तो हमें गरीबी के कारण को समझना होगा। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उन कारणों को जानकर उन जो दिक्कतें आ रही है उनसे निपटारा किया जा सकता है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण है, नंबर 1 है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण देखोगे कि इतिहासकार बताते हैं 17वीं सदी में भारत अधिक प्रमाण में शहरीकृत और व्यावसायिक राष्ट्र था। व्यापार में भारत सूती वस्त्र का निर्यात करने में मुख्य स्थान रखता था और उसके साथ ही सिल्क, मिर्च, मसाले एवं चावल के निर्यात भी करता था। लेकिन भारत में अंग्रेज, फ्रेंच और डच प्रजा के आगमन के बाद उनकी साम्राज्यवादी शोषण नीति के कारण भारत में कृषि और उद्योगों की परिस्थिति बिगड़ती गई। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान विविध कारणों से भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत नाजुक बन गई। एक तरफ भारत में कृषि वर्षा पर आधारित थी और ब्रिटिश शासन ने सिंचाई के लिए पूंजी निवेश करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके उपरांत बार बार अकाल पड़ना, जमींदारी प्रथा, बढ़ता हुआ ज़मीन महसूल, बटाई तथा इत्यादि के कारण किसान आर्थिक रूप से कंगाल होते चले गए और जमींदार, साहूकार और बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज एवं ब्याज के बोझ से दबते चले गए। किसान भूमिहीन हो गए। कृषक और कृषि के हाल बहुत बेहाल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी क्या हो गई, निरंतर बढ़ते गई।
उद्योग और व्यापार के मामले में अंग्रेजों द्वारा भारत में इस प्रकार की व्यापार नीति, कर नीति और औद्योगिक नीति अमल में लाई गई जिससे अंग्रेजों को व्यापार में फ़ायदा हो। भारतीय निर्यातों के लिए यूरोप के बाज़ारों में विविध प्रतिबंध लगा दिए गए, जबकि इंग्लैंड के उत्पादित वस्तुओं को भारत में बेचने के लिए रेलवे का उपयोग किया गया। इस प्रकार की नीति से अंग्रेजों ने भारत में उत्पादन एवं विक्रय से अधिशेष प्राप्त हुआ, जिसका उनके द्वारा इंग्लैंड में पूंजी निवेश करके औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और वहां पर उत्पादित माल के विक्रय हेतु भारतीय बाजारों का उपयोग किया। इस व्यवस्था में भारतीय उद्योग और व्यापारियों की स्पर्धा शक्ति और उत्पादन शक्ति घटने लगी। भारत के छोटे एवं गृह उद्योग क्या होने लगे, बर्बाद हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बेकारी और गरीबी निरंतर बढ़ने लगी। अभी आप देखोगे कि ग्रामीण गरीबी के क्या कारण है, मतलब कि गाँवों में जो गरीबी दिखाई देती है उसके मूल कारण क्या है। पहला है प्राकृतिक परिबल। शुरुआत से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाँव में कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादन का आधार मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्वों जैसे कि वर्षा, जलवायु इत्यादि पर निर्भर है। बार बार अकाल पड़ना, बरसात की अनिश्चितता, बाढ़ इत्यादि के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन तथा आय कम और अनिश्चित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। सेकंड है जनसंख्या संबंधी परिबल। भारत में आज़ादी के बाद आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास के साथ तेजी से सुधरती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण एक तरफ मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और सामने जन्म दर में विशेष कमी नहीं आई, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय में विशेष वृद्धि नहीं हुई। नीची प्रति व्यक्ति आय और परिवार का कद बड़ा होने के कारण जीवन की गुणवत्ता का स्तर नीचा हो गया। बढ़ती जनसंख्या के कारण श्रम की आपूर्ति तेजी से बढ़ी और रोजगार के अवसर में धीमी गति से वृद्धि होने के कारण वेतन दर घटते गए, बेरोजगारी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप भी गरीबी में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में पहला है प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता, मतलब कि नीचे श्रम की कृषि उत्पादकता। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में श्रमिक की नीची उत्पादकता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई का अभाव, अपर्याप्त टेक्नोलॉजी, शिक्षा का अभाव, पूंजी निवेश की नीची दर, जनसंख्या के अधिक भार के कारण प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता नीची होने से आय भी कम होती है और गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। अगला है जमीन और संपत्ति का असमान वितरण। भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही जमीन और संपत्ति का असमान वितरण हुआ है। अंग्रेजों की नीति के कारण जमीन जमींदारों और बड़े किसानों के कुछ लोगों ने हाथ में ली थी, जिन्हें कृषि में कोई रुचि नहीं थी। दूसरी ओर कृषि मजदूर, काश्तकार या बटाईदारों की भी जमीन मालिकी न होने से उन्हें पूंजी निवेश में कोई रुचि नहीं थी। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता के कारण गरीबी का प्रमाण अधिक था। तीसरा है छोटे एवं गृह उद्योगों का अल्प विकास। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना से आधारभूत एवं बड़े उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन छोटे और गृह उद्योगों की अवहेलना की गई। इसके साथ कृषि से संबंधित उद्योग जैसे कि पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, मत्स्य पालन आदि के कम विकास के कारण मौसमी बेकारी भी अधिक देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप गरीबी अधिक देखने को मिलती है। अगला है तेजी से बढ़ते भाव, मतलब कि भाव में वृद्धि। भाव वृद्धि गरीबी का मुख्य कारण है। युद्ध, अकाल, कम राष्ट्रीय उत्पादन, मांग में वृद्धि, उत्पादन खर्च में वृद्धि, इन सभी के कारण वस्तुओं और सेवाओं तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे कम आय वालों की क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, जिससे नीचे जीवन स्तर होता है, गरीबी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बेकारी का अधिक प्रमाण।
मतलब कि बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण। भारत में अधिकांशतः जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर ही निर्भर होती है, परंतु भारत में अभी भी बरसात पर निर्भर होती है। इसीलिए वर्ष में 1 या 2 फसल ही ली जाती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में मौसमी बेकारी अधिक देखने को मिलती है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर अधिक भार होने से प्रच्छन्न बेकारी अधिक देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक उद्योगों का कम विकास, अशिक्षा, श्रम की अल्प गतिशीलता आदि के कारण भी बेकारी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। बेकारी के अन्य कारण है युद्ध। भारत ने आज़ादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना किया। युद्ध के समय में देश में कमी वाले संसाधनों एवं युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र का उत्पादन एवं आयात पर खर्च होता है, जिससे जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है। युद्ध के दौरान भविष्य में चीज वस्तुओं की कमी से बचने के लिए लोगों द्वारा अनाज, कपड़ा, ईंधन जैसी जीवन जरूरी वस्तुओं की संग्रहखोरी होने लगती है। इसका परिणाम क्या होता है कि भाव में तेजी आ जाती है। इस प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप देश विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे छूट जाता है। बार बार युद्ध का सामना करने से भारत में विकास लक्ष्य खर्च में कटौती की गई, आर्थिक विकास नीचा रहा और बढ़ते हुए भावों की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है संरक्षण खर्च में वृद्धि। अब सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो देखिए, बार बार हुए युद्ध के कारण देश संरक्षण के मामले में अधिक गंभीर बना, जिससे देश के संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि खर्च में निरंतर वृद्धि करनी पड़ती है। वर्तमान समय में आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना करना भी संरक्षण व्यवस्था में विशेष सुविधाओं पर खर्च बढ़ा है। संरक्षण पर होने वाला खर्च बिन विकास लक्ष्य खर्च है और उसमें जितनी वृद्धि होती है उतना आर्थिक विकास से खर्च में कमी होती है। आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और गरीबी का प्रमाण ऊंचा रहता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण नीतियाँ। अब ऐसी कई नीतियाँ हैं जो क्या हो जाती है, दोषपूर्ण साबित होती है, जिसका असर क्या देखने को मिलता है कि गरीबी बढ़ जाती है। देखिए, भारत में तेज आर्थिक विकास करने के लिए आयोजन के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आधारभूत बड़े उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया और तेज औद्योगिकीकरण के लिए ऊंची दर से आर्थिक विकास हासिल कर देश की गरीबी और बेकारी की समस्याओं का निराकरण करने की नीति अपनाई गई। परंतु इस नीति में देश की अधिकांश आबादी जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, उसकी उपेक्षा की गई। देश की अधिकांश आबादी को रोजगार एवं आय उपलब्ध करवाने में कृषि क्षेत्र एवं छोटे तथा गृह उद्योग के कम विकास के कारण लोगों की आय नीचे रही। इसके अतिरिक्त काल दौरान मतलब कि आयोजन काल के दौरान गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए जो विविध योजनाएं शुरू की गई, उनमें बार बार बदलती हुई सरकारों के कारण सातत्यता एवं संकलन का अभाव देखने को मिला। मतलब कि उनमें संकलन नहीं था, वह योजनाएं लगातार नहीं चली, तो जिसके कारण क्या देखने को मिला कि उसका परिणाम हुआ कि गरीबी को कम करने की बजाय गरीबी बढ़ते गई। आगे देखोगे आप कि गरीबी को किस प्रकार से घटाया जा सके। हमने अभी कारण जान लिए, तो अब उन कारणों को जानते हुए गरीबी को किस प्रकार से कम किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। अब पहला कारण है भारत में गरीबी घटाने के उपाय में पहला उपाय है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर गरीबी को कम कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को सार्वजनिक कार्यक्रमों द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्यावरण प्रमाण में और सस्ते दर पर कृषि निक्षेपों, सुधरी हुई ढांचाकीय सेवाएं, उत्पादन के लिए पर्याप्त कीमत और बाजार, कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा उपाय है छोटे उद्योगों का विकास। भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन और कुल रोजगारी में छोटे और गृह उद्योगों का योगदान अधिक होता है।
इसलिए छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, उन पर से नियंत्रण कम करना, इस प्रकार माल, कच्चा माल, लोन, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना और उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध करवाना चाहिए। इस प्रकार से इन उद्योगों के विकास से गरीबी को कम किया जा सकता है। तीसरा है असंगठित क्षेत्रों का विकास। भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, जिससे सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाले आदि असंगठित क्षेत्र के लोग अधिक हैं। इसलिए ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय आयोजन ने काम की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य तथा वृद्धावस्था में पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है उचित कर नीति का उपयोग। भारत में आय की असमानता कम करने के लिए तथा गरीबी घटाने के लिए आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा उचित कर नीति का उपयोग किया जाता है, जिसमें धनवानों पर अधिक टैक्स, गरीबों पर कम टैक्स लगाकर राहत देनी चाहिए। धनवानों से प्राप्त आय को गरीबों को लाभ हो ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिससे गरीबी में कमी आती रहे। अगला है मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। तो गरीबी घटाने के लिए मानव पूंजी निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। मानव पूंजी निवेश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल्य वर्धन में निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और आय बढ़ती है, जिससे गरीबी का प्रमाण कम होता है। उसके बाद है उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं। अधिक कीमत पर कम आय वाले वस्तु और सेवाएं न खरीद सकने के कारण गरीबी में वृद्धि होती है। इसलिए गरीबी कम करने के लिए गरीबी को पर्याप्त पोषण युक्त आहार या खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो, इस हेतु राहत दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष रूप से गरीबी घटा सके। इस संदर्भ में आधारभूत सुविधाएं, चीज वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सकती है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा ग्रामीण और शहरी गरीब खरीद सके, उस कीमत पर उन्हें आधारभूत सुविधाएं, चीज वस्तुएं उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से गरीबी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम। रोजगार सृजन और गरीबी निवारण परस्पर संबंधित है, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है। गरीबी निवारण के लिए रोजगार लक्ष्य मुख्य कार्यक्रम निम्न अनुसार है, जैसे संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। छठी योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विविध एजेंसियों द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों को संकलित करके 2 अक्टूबर 1980 से संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। IRDP का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है, जिससे वे गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आय प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में विशेष लक्षित समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण कारीगरों का समावेश होता है। इस प्रकार से IRDP कार्यक्रम गरीबी विरोधी कार्यक्रम के रूप में दिखाई दिया। देखिए, स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। IRDP मतलब कि संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, TRY-SEM मतलब कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम, DWCRA मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम, MWS बराबर 10 लाख कुआं की योजना, SITRA मतलब ग्रामीण कारीगरों के लिए सुधरी हुई टूल किट्स उपलब्ध करवाना, GKY अर्थात गंगा कल्याण योजना। देखिए, 1 अप्रैल 1999 से IRDP एवं उसके साथ संकलित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके उसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार नाम दिया गया। इस योजना में गांवों में छोटे उद्योगों का विकास करके
साथ में स्वयं सहायक समूहों को ढांचागत मदद, तकनीक, ऋण, उत्पादित वस्तुओं के बाजार हेतु सुविधा ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है वेतनिक रोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन के लिए व्यूह रचना का एक भाग है जो बहुआयामी उद्देश्य रखता है। वेतनिक रोजगार के लिए कार्यक्रमों का लक्ष्यांक ऐसे गरीब थे जिनके पास भौतिक श्रम के अलावा आय का कोई अन्य साधन नहीं था। ये कार्यक्रम सिर्फ खेती के अतिरिक्त मौसम में स्वरोजगार ही नहीं उपलब्ध करवाते बल्कि बाढ़, अकाल, अभाव एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाता है एवं श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हो ऐसे प्रयास किए जाते हैं। वेतनिक रोजगार कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों का समावेश किया गया। आपने गाँवों में देखा होगा कि लोगों को एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रोजगार मतलब कार्य सौंपा जाता है और उसके बदले में उन्हें वेतन दिया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत या रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1990 के दशक में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई थी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि नकारात्मक हो गई थी। दूसरी ओर बेरोजगारी की दर में तीव्रता से वृद्धि हो रही थी। इस कंडीशन में स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों की मदद करना एवं स्वरोजगार हेतु साहस स्थापित करने में मदद करना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मंजूर किया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण कर प्रतिवर्ष ग्रामीण, शहरी गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है। वर्ष 2009 में NREGA को सुधार कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कर दिया गया। नेक्स्ट है आवास योजनाएं। भारत में गाँवों में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार अर्ध स्थायी या काम चलाऊ मकानों में निवास करते हैं। गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 85-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा के नीचे जीने वाले परिवार एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इसके बाद वर्ष 2013-14 में राजीव आवास योजना अमल में लाई गई। शहरी क्षेत्रों में भी गरीब परिवार भी झोपड़पट्टियों में रहते हैं। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ती आवास की समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। आवास योजनाओं में गरीब परिवारों को आवास की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है, परंतु उसके साथ साथ यह रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की योजना। भारत में गरीबी घटाने की व्यूह रचना के फलस्वरूप विविध सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना अमल में लाई गई। इसके साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की उम्र में के व्यक्तियों को 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वार्षिक रुपये 330 के प्रीमियम पर रुपये 2 लाख का जीवन बीमा देने वाला जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने से जोखिम से रक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है जन धन योजना। मौद्रिक समावेशीकरण द्वारा गरीबों के मूल में चोट करने की महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 के दिन की गई, जिसमें पहले ही दिन
1.5 करोड़ खाते खोले गए और 8 जनवरी तक उनकी संख्या 12.58 हो गई, जिसमें 10,590 करोड़ रुपए की जमा राशि रखी गई। नेक्स्ट है जनधन योजना का महत्व एवं लक्षण। प्रति आबादी बैंकिंग सेवा का प्रमाण बढ़े और प्रादेशिक असमानता घटे, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके मूल में सरकार द्वारा गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता सीधी उनके बैंक खाते में जमा हो, ऐसा था। जनधन योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें 0 रकम पर खाता खुलवा सकते हैं और खाता खुलवाने के 5 महीने बाद उसमें से 5,000 का ओवरड्राफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। इस योजना में 26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वालों को जीवन बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना मूलभूत रूप से वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना मानी गई है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म ऋण और बैंकिंग सुविधा द्वारा गरीबी को जड़ मूल से नष्ट करने की योजना है। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी किन कारणों से उत्पन्न होती है ये देखा, और गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, ये सभी बातें हमने इस चैप्टर में जानी।